एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और सिंडेस्मोफाइट्स के बीच काफ़ी गहरे लिंक हैं। रीढ़ की हड्डी में परमानेंट डैमेज इसी वजह से होता है। अगर आपने एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सिंडेस्मोफाइट्स को समझ लिया तो आप काफ़ी हद तक परमानेंट डैमेज होने से बच सकते हैं। हाय गाइस, आप देख रहे हैं काश इंडिया। एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सहित हेल्थ के दूसरे ज़रूरी टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आते रहते हैं। गाइस, आइए सबसे पहले हम सिंडेस्मोफाइट्स को समझते हैं। सिंडेस्मोफाइट्स का निर्माण रीढ़ की हड्डी के लिगामेंट्स में होता है, जिसके कारण वर्टेब्रे आपस में जुड़ जाती है, जिसे आम भाषा में बोनी फ्यूजन या जोड़ों का फ्यूजन भी होना कहते हैं। हड्डियों की ये अबनॉर्मल बोन ग्रोथ कभी कभी अन्य कारणों से भी हो सकती है। हालांकि सिंडेस्मोफाइट्स एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रमुख विशेषता है। आज हम आपको सिंडेस्मोफाइट्स और एएस के बीच की लिंक को बताते हैं, जिसमें हम इसके संभावित कारणों और इसके विकसित होने के संकेतों और डॉक्टर द्वारा इसके निदान की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए गाइस, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जॉइंट फ्यूजन को रोकने के लिए आपको सिंडेस्मोफाइट्स एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बीच के रिलेशन को समझना होगा। सिंडेस्मोफाइट्स एएस रीजों में होने वाला एक प्रमुख परिवर्तन है, जिसके कारण दर्द, रीढ़ में कठोरता और मोबिलिटी लॉस हो सकती है। तो चलिए अब सिंडेस्मोफाइट्स क्यों होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। गाइस, वैज्ञानिक यह तो जानते हैं कि सिंडेस्मोफाइट्स एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की एक प्रमुख पहचान है, लेकिन वह अब तक यह नहीं पता कर पाए हैं कि हड्डियों में होने वाली यह अनिश्चित वृद्धि क्यों विकसित होती है। 2020 के एक अध्ययन के लेखकों के मुताबिक ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में जाने जाने वाला सिस्टेमिक बोन लॉस और नई हड्डी का निर्माण दोनों ही समस्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों में पाई जाती है। पहले वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया था कि सूजन की वजह से हड्डी नष्ट हो जाती है, जिसके बाद हड्डी की मरम्मत करने और स्पाइन स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए हड्डी या सिंडेस्मोफाइट्स के निर्माण की प्रक्रिया शरीर में अपने आप शुरू हो जाती है। हालांकि 2020 में हुई एक स्टडी में पाया गया कि बोन माइनरल डेंसिटी और सिंडेस्मोफाइट्स के निर्माण के बीच किसी तरह का संबंध नहीं है। उसी वर्ष के एक अन्य स्टडी में यह सामने आया कि एडवांस स्टेज के एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मरीजों में सिंडेस्मोफाइट्स की प्रगति के जोखिम कारकों में वृद्धावस्था और लंबे समय से बीमारी होना शामिल है। एस से पीड़ित व्यक्ति अक्सर पीठ से जुड़े लक्षणों का अनुभव करता है, जिसमें कठोरता और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन शामिल है। गाइस, आप आइए इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि एएस मरीजों में आखिर सिंडेस्मोफाइट्स डेवलप कब होता है। कुछ स्टडी में हैरान करने वाले संकेत मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है कि 2 वर्षों के दौरान ही लगभग 29 से 37% एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मरीजों में नई सिंडेस्मोफाइट्स विकसित होने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि लगभग 2/3 लोगों को इस समय में सिंडेस्मोफाइट विकसित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे जैसे स्थिति का विकास होता है, रीढ़ की हड्डियां आपस में जुड़ने शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद एक मरीज अपने शरीर में लचीलापन और गतिशीलता में होने वाली कमी को महसूस करने लगता है। गाइस, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिंडेस्मोफाइट्स रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के खतरे को बढ़ा सकता है। ऐसे में एएस वाले लोगों को इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह खुद को फ्रैक्चर के खतरे से बचा सकें। एडवांस स्टेज के वैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले मरीज जिनकी गतिशीलता काफ़ी कम हो चुकी है, ऐसे मरीजों में सिंडेस्मोफाइट्स की वजह से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। फ्रैक्चर की वजह से नर्व डैमेज भी हो सकते हैं। गाइस, गिरने के बाद अगर इस तरह का अनुभव हो तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। रीढ़ की हड्डी में नया या बिगड़ा हुआ दर्द, बाहों में सुन्नता या झुंझुनी, पैरों में सुन्नता या झुंझुनी, गर्दन का असंतुलित होना। अब सवाल यह है कि
एएस मरीज कैसे पता करें कि उनके शरीर में सिंडेस्मोफाइट्स विकसित हुआ है या नहीं। गाइस, एक डॉक्टर सिंडेस्मोफाइट्स का पता लगाने के लिए एक्सरे या एमआरआई स्कैन जैसे इमेजिंग परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि एक्सरे में बीमारी के शुरुआती चरणों में कोई वृद्धि नहीं देखी। कई बार सिंडेस्मोफाइट्स का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन भी किया जा सकता है। अब सवाल यह भी है कि एएस मरीज खुद इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। गाइस, खुद से इसकी पहचान करने के लिए अपने शरीर की गतिशीलता और लचक की निगरानी खुद भी रख सकते हैं। अगर प्राकृतिक गतिशीलता में किसी तरह की कमी हो या अचानक शरीर की लचक में रुकावट आने लगे तो एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मरीज को तत्काल रूमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। गाइस, अंत में सबसे खास बात, आपके डॉक्टर या फिजियो आपको नियमित एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि आप बेहतर नींद लें। सिंडेस्मोफाइट्स रोकने के लिए यह दोनों प्रक्रिया बेहद ज़रूरी है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। गाइस, जब आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं तो सिंडेस्मोफाइट्स बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। शुरुआती दौर में अगर कोई एएस मरीज नियमित एक्सरसाइज करता है तो यह भी संभव है कि आप काफ़ी हद तक हड्डियों में विकसित होने वाले सिंडेस्मोफाइट्स को खुद को बचा लें। गाइस, डॉक्टर बेहतर नींद लेने के लिए सलाह देते हैं क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तब शरीर अपनी सेल्स, टिश्यू आदि की मरम्मत करता है। नींद में होने वाली समस्या से यह प्रक्रिया बाधित होती है और खराब सेल्स और टिश्यू के निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। बेहतर नींद इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रभावित सेल्स और टिश्यू की मरम्मत करने में भी मदद करता है। अगर सेल्स और टिश्यू के मरम्मत की प्रक्रिया सामान्य होगी तो एएस जैसी बीमारियों से होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप एएस और सिंडेस्मोफाइट्स के रिलेशन को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इसलिए नियमित एक्सरसाइज और बेहतर नींद लेने की कोशिश ज़रूर करें। गाइस, अगर आप एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और अन्य हेल्थ से जुड़े टॉपिक पर विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप www.kasindia.in पर विजिट कर सकते हैं। तो गाइस, जल्दी ही आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।